हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। इससे रिलेटेड इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप इस लेक्चर पे आने से पहले इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो सबसे पहले आप वह लेक्चर देखें, उसके बाद इस पर आए, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। ओके, तो डिस्कस करते हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले। लैंगिक मसले जो टॉपिक है वो हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब हम इस पार्ट में देखेंगे जाति क्या है, धर्म क्या है, जाति और धर्म का राजनीति पर क्या प्रभाव है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में क्या होगा, सांप्रदायिकता क्या है, हमारे भारत में या समस्त विश्व में सांप्रदायिकता एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर उभरी है। तो सांप्रदायिकता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, राजनीति में इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये सभी हम जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे धर्म निरपेक्ष राज्य क्या है या धर्म निरपेक्षता क्या है, क्या भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है या नहीं, ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा राजनीति में जाति और जाति में राजनीति को समझेंगे। भारत में सामाजिक असमानता किस प्रकार की है, जातीय असमानता किस प्रकार की है, ये सभी टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जानिए आप सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या होगी, तो सांप्रदायिकता क्या होती है, सबसे पहले आप ये जाने, जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानने लगे। फिर से रिपीट कर रही हूं, जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को अपने से क्या मानने लगे, अपने धर्म को अन्य धर्म से श्रेष्ठ मानने लगे। वो ये मानते हैं कि उनका जो धर्म है, उनका जो संप्रदाय है, वो सबसे अच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण है सोसाइटी में। तो ये जो विचारधारा है, इसे ही आप क्या कहेंगे, सांप्रदायिकता कहेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूं, जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगे, साथ ही अन्य धर्मों को अपमान करने लगे या अन्य धर्मों का अपमान करने लगे, तो यह भावना मुख्य रूप से सांप्रदायिकता कहलाती है। देखिए डेफिनेशन, जब एक धर्म के विचारों को अन्य से श्रेष्ठ माना जाने लगे और जब एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे धार्मिक समूह के विरोध में करने लगे, ऐसी स्थिति में जब सरकारें अपनी सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म की मांगों को पूरा करने में लगा दे, तो इसे आप क्या कहेंगे, सांप्रदायिकता। आप ऐसे समझिए, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में दो संप्रदाय में महत्वपूर्ण विरोध रहता है या भेदभाव रहता है। कौन सा, एक तरफ आप ले लीजिए हिंदू, दूसरी तरफ आप किसे ले सकते हैं, मुस्लिम को। आप इसे पर्सनली ना लेंगे, इस ओनली समझें, किसी भी चीज को पर्सनली धर्म से या अपने आप से ना जोड़ें। जो भी उदाहरण मैं लेती हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए जाते हैं, तो आप इन चीजों को कभी भी पर्सनली ना लें, ये गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं या हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो क्या है, बहुसंख्यक है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बहुसंख्यक क्या है, वे लोग जिनकी संख्या समाज में अधिक है उसे आप क्या कहेंगे, बहुसंख्यक कहेंगे। और वे लोग जिनकी संख्या समाज में कम है उसे आप क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। समझ में आया। तो हमारे भारत में बहुसंख्यक कौन है, हिंदू है। अल्पसंख्यक कौन है, तो मुस्लिम समुदाय हुआ, जैन हुए, पारसी हुए, क्रिश्चियंस हुए, ये सभी संप्रदाय क्या है, अल्पसंख्यक है। इतना समझ में आया। तो हमारे समाज में क्या होता है, जो बहुसंख्यक समुदाय है वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, ठीक है। वो क्या सोचते हैं कि वो जो धर्म अपनाए हुए हैं, हिंदू धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी बातें हमारी सोसाइटी में होती है। तो इस तरह की जो भावना है
ठीक है, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर वो अन्य धर्मों का अपमान करने लगे तो उसे आप क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता कहेंगे। और इसमें सरकारें क्या करती हैं? इसमें सरकारें किसी एक धर्म का समर्थन करने लग जाएं तो इसे पूर्ण रूप से सांप्रदायिकता कहा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस चीज को पर्सनली ना लें, ये केवल समझाने के लिए मैं टॉपिक लेती हूँ, इससे अलावा इन चीजों को अपने ऊपर कदापि ना लें, ठीक है। इतना समझ में आया? फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सांप्रदायिकता के राजनीति में क्या रूप है? क्या सांप्रदायिकता का कोई रोल होता है राजनीति में? क्या समाज में सांप्रदायिकता है या नहीं? क्या केवल बातें होती हैं? ठीक, पहला देखिए, आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन में होती है। हम हमारे धर्म से लेकर हमारे पूर्वाग्रह हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हम उन्हें मानते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म के लोग अपनी मान्यताओं को मानते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अपनी मान्यताओं को मानते हैं, वे अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, अपने तीज त्योहारों को मनाते हैं। और इन सब चीजों से समाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई विवाद नहीं होता। तो सांप्रदायिकता का यह रूप अच्छा है। सभी आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में आम अभिव्यक्ति में आपको क्या दिखेगी? सांप्रदायिकता दिखेगी। लेकिन यह भावना बहुत ज्यादा टकरावपूर्ण नहीं होती, समाज में हिंसा उत्पन्न नहीं करती। हम सभी देखते हैं कि सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर हमारे भारत में भी रहते हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं, सबकी अपनी संस्कृति है, वे सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो सांप्रदायिकता का सबसे आम रूप है हमारे दैनिक जीवन में। सबकी वेशभूषाएं अलग हैं, लेकिन फिर भी यह भावना हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए हानिकारक नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट, सांप्रदायिक सोच अपने धार्मिक संप्रदाय का राजनीतिक बहुमत चाहती है। सांप्रदायिक सोच क्या होती है? कि सभी संप्रदाय के लोग ये चाहते हैं कि सरकार में उनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदू समाज जो है वो चाहता है कि जब भी भारत सरकार बने तो उसमें सबसे ज्यादा मंत्री हिंदू होने चाहिए। वही मुस्लिम समुदाय क्या चाहेगा? कि सबसे ज्यादा मंत्री जो होने चाहिए, सरकार में जो भागीदारी होनी चाहिए वो उनकी ज्यादा होनी चाहिए। तो सभी संप्रदाय राजनीति में अपना बहुमत चाहते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाली चीज भी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, यह भी हमारे समाज में हिंसा नहीं उत्पन्न करती, ठीक है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सभी दलों को, सभी संप्रदाय को, सभी धर्मों को होना चाहिए। इतना समझ में आया? थर्ड है सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी। सेकेंड रूप जो है ये थोड़ा भयावह हो सकता है कि क्या होता है? सांप्रदायिक आधार पर राजनीति होने लगती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में कुछ दल ऐसे हैं जो हिंदुत्व को एजेंडा मानते हैं, जबकि कुछ दल ऐसे हैं जो मुस्लिम को एक एजेंडा मानते हैं। ये दल क्या करते हैं? दोनों संप्रदाय को एक दूसरे से जुड़ने नहीं देते, इनमें एकता कायम नहीं होने देते, ये एक दूसरे में विवाद कायम करते रहते हैं। तो ये थर्ड है कि सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी। आपने देखा होगा जब भी हमारे भारत में चुनाव होते हैं तो जो नेता होते हैं वो विभिन्न राजनीतिक गुरुओं से मिलते हैं, विभिन्न धार्मिक गुरुओं से मिलते हैं। आपने देखा है वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वो विभिन्न मंदिरों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे। तो ये क्या है? ये सांप्रदायिक रूप से घेराबंदी है जो राजनीति को ध्यान में रखकर की जाती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। फोर्थ पॉइंट है सांप्रदायिक आधार पर हिंसा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक का सबसे नकारात्मक रूप यही है कि संप्रदाय की जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा विवादित होने लगती हैं कि लोग एक दूसरे की मार काट पर आ जाते हैं, हिंसा होने लगती है, ठीक है, जनसंहार होने लगता है। और यह रूप हमारे भारत में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में और भारत दो भागों में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान, उस समय यह रूप, सांप्रदायिकता का यह रूप देखने को मिला, जब एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को मारा, हिंसा की, जनसंहार तक किया। इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। तो सांप्रदायिकता क्या है? जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और जब सरकारें भी इसमें भूमिका निभाती हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के विभिन्न रूप क्या है? तो जब आम अभिव्यक्ति, एक तो आम
जनता में सांप्रदायिकता की भावना होती है, सभी अपने अपने धर्म के साथ जीते हैं, अपनी परंपरा को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिकेटेड नहीं होती, बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न नहीं करती। सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है कि हर संप्रदाय राजनीति में बहुमत चाहता है। ठीक है, हर संप्रदाय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी संप्रदाय ये नहीं चाहता कि वो राजनीति में भाग ना ले। हर संप्रदाय राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहता है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक आधार पर जो राजनीतिक गोलाबंदी होती है, उसमें राजनीतिक दल क्या करते हैं, विभिन्न मंदिरों में जाएंगे, विभिन्न धर्म गुरुओं से मिलेंगे और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिकता के आधार पर जब समाज में हिंसा होती है तो यह सांप्रदायिकता का सबसे नकारात्मक रूप माना जाता है। इतना समझ में आया। उसके बाद सांप्रदायिकता जो इतनी बड़ी चुनौती है, क्या इससे निपटा नहीं जा सकता? क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्या भारत में ऐसा ही होता रहेगा? तो इसके लिए क्या किया गया, जब भारत में संविधान बनाया गया तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इससे क्वेश्चन बन भी सकता है। सबसे पहले तो आप जाने क्या धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो हमारे संविधान में मूल रूप से शामिल था? तो ऐसा नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कोई आपसे पूछे क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत मूलतः था? तो ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य तो मूलतः था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में शामिल नहीं था। इसे हमने कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में हमने इस शब्द को संविधान में शामिल किया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो हमारे भारत का कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान में कौन सा धर्म राष्ट्रीय धर्म लगता है आपको? तो उन्होंने इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया हुआ है कि वहां जो भी नागरिक रहेंगे वो इस्लाम को फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे भारत में ऐसा है क्या? नहीं। हमारे भारत में सभी लोग सभी धर्मों के साथ रहते हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो इसमें क्या है, कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। ठीक है। सेकंड, धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान में क्या है? हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप जो भी धर्म को अपना सकते हैं, आप जो चाहें उस धर्म को अपनाएं, पूजा करें, पाठ करें, नमाज पढ़ें, ये सब चीजें आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। इसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। क्लियर है? धर्म के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है। किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव करना हमारे देश में असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा भी दी जा सकती है। तो ऐसा हमारा भारत है। नेक्स्ट, राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, धर्म में कुछ पुरानी कुरीतियां होती हैं। जैसे अगर भारत में बात की जाए, जो हिंदू धर्म है उसमें सती प्रथा हुई। ठीक है, आपने देखा होगा सती प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी, ये सब चीजें हमारे धर्म से रिलेटेड थी। तो सरकार ने क्या किया, अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने धर्म में हस्तक्षेप किया और सती प्रथा को बंद किया, दहेज प्रथा को बंद किया। इसके अलावा बाल मजदूरी को, छुआछूत एक महत्वपूर्ण समस्या है। पहले क्या होता था, हमारा पूरा समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था और छुआछूत की जाती थी। हरिजन्स के साथ, जो निम्न तबके के जो लोग थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। तो सरकार ने क्या किया, धर्म में हस्तक्षेप करते हुए छुआछूत को असंवैधानिक व गैर कानूनी घोषित किया गया। तो ये आपको समझ में आया धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है जातिगत असमानताएं क्या है। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। धर्म तो है ही, हर धर्म में विभिन्न प्रकार की लाखों हजारों जातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो हमारा जो समस्त समाज था, पूरा भारत का जो समस्त समाज था, वो 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, प्राचीन काल में हमारा जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन सा? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र।
जो ब्राह्मण वर्ग था वो अपने आप में श्रेष्ठ था, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग अपने आप में उच्च जाति मानी जाती थी। उसके बाद क्षत्रिय, जो राजा महाराजा सैनिक, ये सब चीजें किस में आते थे, क्षत्रिय में आते थे। फिर शूद्र, वैश्य, वैश्य जो थे, जो भी व्यापार करने वाले लोग थे वो वैश्य कहलाते थे। और जो शूद्र थे वो दासियां, सेवक, ये सभी क्या थे, शूद्र थे। तो जो वैश्य और शूद्र थे ये दोनों ही तबकों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, छुआछूत की जाती थी, इनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। तो इन दोनों तबकों को बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा समाज में निम्न दर्जे पर माना जाता था। इनसे कोई अड़ता नहीं था। सार्वजनिक स्थलों पर जो नदियां होते थे, तालाब होते थे, उनसे ये पानी नहीं पी सकते थे। जैसे आपने सुना होगा भीमराव अंबेडकर जो थे वो विद्यालय में जब जाते थे तो उन्हें स्कूल में नीचे जमीन पर बिठाया जाता था, जबकि अन्य बच्चे सभी जो उच्च वर्ग के थे, जो ब्राह्मण थे, उन्हें चेयर्स पर बिठाया जाता। तो ये सब चीजें होती थी हमारे समाज में। तो जातिगत असमानताओं को सुधार करने के उपाय क्या है? हमारे भारत के जितने भी नेता थे, जैसे महात्मा गांधी की बात करें, ज्योतिबा बाई फुले की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, ईश्वर चंद की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो इन्होंने क्या किया है, हमारे समाज में जो भी सामाजिक कुरीतियां थी उन्हें बदलने के काम किए हैं, ठीक है। तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, ये भी नाम आपको बुक में देखने को मिलेगी। क्या कर सकते हैं हम जातिगत असमानता को दूर करने के लिए? तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है कि अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं, लोगों की सोच में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसे क्या कर दीजिए, शिक्षित कर दीजिए। तो आप शिक्षा बढ़ा सकते हैं, लोगों में जागरूकता लाइए कि जो भेदभाव पहले होता था वो अलग बात है, अब आधुनिक समाज में इस तरह का भेदभाव अमान्य है, ठीक है। शहरीकरण, जैसे जैसे शहरीकरण होगा, लोग शहरों में ये चीजें नहीं देखते कि कौन उनके पास बैठकर खाना खा रहा है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वे सभी लोग अब स्कूलों में भी साथ पढ़ते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर भी वे लोग क्या दिखाई देते हैं, साथ दिखाई देते हैं। पेशा चुनने की आजादी, अब क्या हुआ है वर्तमान में, पहले क्या होता था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, किसान का बेटा किसान बनता था, तो अब ऐसा नहीं है। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी पेशा चुन सकता है, कोई भी काम कर सकता है। मानसिक सोच में बदलाव आया है। हमें क्या करना चाहिए, जातिगत असमानता को दूर करने के लिए मानसिक सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। लोगों के विचार में परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतने टॉपिक हमने डिस्कस करे, अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका राजनीति में जाति और जाति में राजनीति। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी क्वेश्चन दोनों पूछ लिए जाते हैं या एक भी पूछ लिया जाता है कि राजनीति में जाति का महत्व स्पष्ट कीजिए, क्या भारत के संदर्भ में ये सही है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो राजनीति में जाति कैसे होती है? जब भी राजनीति होती है, जब भी चुनाव होते हैं, तो जाति का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है, ये सभी टॉपिक हम इसमें देखेंगे। तो राजनीति में जाति देखिए, टिकट वितरण व सरकार के गठन के समय क्या होता है, जब भी 5 साल के पश्चात भारत में चुनाव होते हैं तो उम्मीदवार को जब टिकट वितरण किया जाता है, विभिन्न दल क्या करते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न लोगों को टिकट वितरण करते हैं। तो उस समय विभिन्न राजनीतिक दल उस क्षेत्र की जो भी संख्या है, जो भी जाति की बहुसंख्या में जो भी जाति है, उसे ध्यान में रखकर वहां उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। नहीं समझ में आया तो आप समझिए, मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। तो इस क्षेत्र में टिकट दिया जाएगा एक ब्राह्मण व्यक्ति को ही, ठीक है। तो क्या है, टिकट वितरण के समय जाति महत्वपूर्ण रोल निभाती है। उसी प्रकार सरकार का जब गठन किया जाता है, जब राजनीतिक दल जीत कर आते हैं, तो सरकार के गठन में भी जाति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्या होता है, जब भी मंत्रिमंडल चूज किया जाता है, मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, तो उसमें विभिन्न जातियों के नेताओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो जाति में राजनीति के क्या रूप हैं कि टिकट वितरण के समय क्या करती हैं, विभिन्न दल याद रखते हैं कि वहां पर अधिकतर लोग किस जाति के हैं, उसी जाति का उम्मीदवार वहां खड़ा
किया जाता है। इसके अलावा सरकार गठन के समय भी क्या किया जाता है, जाति को ध्यान में रखकर सभी जाति के लोगों को सरकार में हिस्सा दिया जाता है, प्रतिनिधित्व रखा जाता है। इसके अलावा उम्मीदवार क्या करते हैं, जब उम्मीदवार को चुन लिया जाता है तो वो क्या करते हैं, रैलियां निकालते हैं, ठीक है, प्रचार करते हैं। तो उस समय वो क्या करते हैं, जातिगत गोलाबंदी करते हैं। नेता आएंगे, कहेंगे कि हम भी आपकी जाति के हैं, आप हमें ही वोट दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई गौतम है, गौतम कोई उम्मीदवार है या शर्मा उम्मीदवार है या कोई भी उम्मीदवार हो, वो अपनी जाति के लोगों को खुद से जोड़ने की कोशिश करेगा कि हम क्या हैं, हम जाति के हैं, तो हम तो भाई भाई हुए, अब आप सब मुझे ही वोट देना। तो इस तरह की क्या होती है, उम्मीदवार जातिगत गोलाबंदी करने का प्रयास करता है कि जो भी जाति के लोग हैं वो उसे ही वोट दें, वो इस तरह की नीतियां अपनाता है, ठीक है। जातिगत मसलों को उठाना क्या होता है, जब भी चुनाव होते हैं तो जातिगत मसलों को उठाया जाता है। मान लीजिए चुनाव के समय अगड़ा पिछड़ा, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीजें कभी याद आती हैं सभी दलों को, जब चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव के समय राजनीति में जाति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किस प्रकार से कि जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं तो उम्मीदवार को जब टिकट दिया जाता है तो जाति के आधार पर टिकट का वितरण होता है, ठीक है। जब सरकार का गठन किया जाता है तो मंत्रिमंडल में यह कोशिश की जाती है कि सभी जाति के लोग मंत्रिमंडल में शामिल हों, ठीक। नेक्स्ट है, उम्मीदवार क्या करते हैं, जब रैलियां करते हैं, जब प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उस समय वह जातिगत मसलों को उठाते हैं, जातिगत गोलाबंदी करने का प्रयास करते हैं। थर्ड है, जातिगत मसलों को उठाना। जब भी देश में चुनाव हो रहे होते हैं तभी हिंदू मुस्लिम का मसला हो, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की बात हो, ये सब चीजें चुनाव के समय ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उठाए जाते हैं ताकि सुर्खियां बटोरी जा सके, ठीक। क्या इसका कोई सकारात्मक रूप है, क्या राजनीति में जाति के होने से क्या कुछ लाभ हुआ है? तो निर्वाचन क्षेत्र में एक जाति का बहुमत नहीं होता। मान लीजिए एक क्षेत्र, मान लीजिए कोटा दक्षिण एक क्षेत्र है, क्या कोटा दक्षिण में केवल हिंदू जाति के लोग रहेंगे, हिंदू समुदाय है, क्या केवल मुस्लिम समुदाय है, क्या ब्राह्मण समाज है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत में किसी भी एक क्षेत्र में एक जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को क्या करना होता है, एक से अधिक जातियों के साथ गठबंधन करना पड़ता है, एक से अधिक जातियों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति का बहुमत न होने पर राजनीतिक दल विभिन्न जातियों से मिलकर रहती हैं ताकि चुनाव आने पर वे विभिन्न जातियों का समर्थन प्राप्त कर सके। इसके अलावा सभी जाति के उम्मीदवार भी नहीं होते। मान लीजिए हमारे भारत में अगर बात की जाए तो कितनी सारी जातियों के लोग रहते हैं, क्या सभी जातियों के उम्मीदवार खड़े होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि सभी जाति के उम्मीदवार खड़े हों। तो जिन जाति के उम्मीदवार नहीं होते तो क्या वे जाति के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतदान नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। अब हमारे भारत में पहले से ज्यादा सुधार हो गया है। अब लोग जातिवाद को इतना महत्वपूर्ण अंग नहीं मानते हैं कि उम्मीदवार होगा तभी पार्टिसिपेट करेंगे, अगर उनकी जाति का उम्मीदवार नहीं है तब भी वो वोट डालना पसंद करते हैं, ठीक। राजनीतिक हार, अगर राजनीति में जाति का इतना अधिक महत्व होता तो क्या 5 साल बाद सरकारें हारती, क्या 5 साल बाद कोई भी नेता हारता? तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में जाति का वर्चस्व कायम हो गया है। अभी भी जो लोग अच्छा कार्य नहीं करते, जो जनता की भलाई का काम नहीं करते, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो पहले हमने जाना राजनीति में जाति कैसे है। तो उम्मीदवार को टिकट देते समय जाति को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा सरकार के गठन के समय भी जाति को ध्यान में रखा जाता है। उम्मीदवार जातिगत गोलाबंदी करने की कोशिश करता है। इसी के साथ जो भी जातिगत मसले होते हैं, कंट्रोवर्सी जो होती है, वो इसी दौरान क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है ताकि सुर्खियां बटोरी जाए। क्या ऐसा होता है सच में? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में विभिन्न जातियों के लोग एक क्षेत्र में रहते हैं तो विभिन्न जातियों के साथ
अच्छे संबंध बनाना राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सभी जातियों के उम्मीदवार खड़े नहीं होते तो क्या वहां लोग मतदान नहीं करते? तो ऐसा नहीं है कि अपनी जाति का उम्मीदवार हो तभी लोग मतदान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे अन्य जातियों को भी क्या करते हैं? वोट डालते हैं। राजनीतिक हार, अगर जाति इतनी महत्वपूर्ण होती, मान लीजिए हिंदू बहुमत में है, तो जो भी पार्टी हिंदुत्व को ज्यादा फोकस करती है क्या उसे ही सत्ता मिलती है हमेशा? तो ऐसा नहीं है। हमारे भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों में सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। ये समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, जाति के अंदर क्या राजनीति होती है? क्या जाति में, विभिन्न जातियों में राजनीति की धारणा पाई जाती है? तो हाँ, ऐसा भी होता है। सत्ता में बहुमत हासिल करना हर जाति चाहती है कि सरकार जब बने तो वो क्या हो? बहुमत में हो। ठीक है, जब भी सरकार बने तो उनकी जाति के लोग भी होने चाहिए, तो हर जाति ऐसा चाहती है। इसके अलावा विभिन्न जातियों में एकता कायम करना। आज सभी जातियां जानती हैं, सभी धर्म के लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऐसे में सभी जातियां एकता के सूत्र में बंधकर सरकार बनाने के भी पक्ष में आ जाती हैं। नेक्स्ट है, आजकल एक नई राजनीति होने लगी है, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति। कुछ लोग जो विकसित हैं उन्हें अगड़ा कह दिया जाता है, जो लोग विकसित नहीं हैं या निम्न तबके के जो लोग हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, जो गरीबी का सामना कर रहे हैं, वो पिछड़ा कह दिया जाता है। तो इस तरह की जाति में राजनीति भी होती है। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं, क्या भारत में इन सभी चीजों के अलावा, जैसे हमने पढ़ा कि भारत में कौन कौन सी समस्या है? संप्रदायवाद, ठीक। इसके अलावा लैंगिक विभाजन, श्रम का लैंगिक विभाजन एक महत्वपूर्ण समस्या है। उसके अलावा जाति में राजनीति और राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण समस्या है। क्या इसके अलावा भारत में कोई समस्या नहीं है जिसके बारे में बात की जा सके? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए गरीबी एक महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? भ्रष्टाचार, गरीबी, भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अलावा अशिक्षा, आज भी हमारे भारत में शिक्षा दर बहुत निम्न है। तो ये सारी समस्याओं को भी सुलझाना चाहिए। हम क्या करते हैं? सांप्रदायिकता को एक समस्या मानते हैं, आतंकवाद को एक समस्या मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजनीति में जाति को एक समस्या मानकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर सरकार को और नागरिकों को सम्मिलित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें गरीबी एक महत्वपूर्ण समस्या है, भ्रष्टाचार एक ज्वलंत समस्या है, अशिक्षा, इन सभी समस्याओं पर भी कार्य करना चाहिए। इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी अपने चैनल पर। अगर आपको मेरे द्वारा समझाई गई बातें समझ में आती हैं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।